जय हिंद, नमस्कार सभी लोगों को। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सब कुछ एक साथ। चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे सब कुछ एक साथ का मतलब है कि कभी भी कोई भी देखेगा वीडियो तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें। मॉर्निंग में देखेगा तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में देखेगा तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग में देखेगा तो गुड इवनिंग। चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक जो है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में हमको पढ़ना है। ये किस चैप्टर में है? क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अनबैलेंस का मतलब कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण जिसको बोलते हैं, या असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसको बोलते हैं। पहले देखिए, हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे आपको कि एक चीज़ होता है द्रव्यमान संरक्षण। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? संरक्षण मतलब होता है सुरक्षित रखना। क्या होता है बाबू? संरक्षण का मतलब बचा के रखना, सुरक्षित रखना। तो द्रव्यमान का संरक्षण मतलब द्रव्यमान को बचाए रखना। मतलब द्रव्यमान मतलब क्या होता है? द्रव्यमान मतलब वजन। समझ में आता है? तो द्रव्यमान मतलब वजन। जैसे 1 किलो वजन आलू लाए हम, सब्जी लाने गए तो 1 किलो आलू लाए तो 1 किलो क्या है? वजन है। वैसे द्रव्यमान का संरक्षण मतलब वजन को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण क्या कहलाता है? वजन को जब हम सुरक्षित रखेंगे ना, किसी चीज के वजन को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण। जैसे फोम समझते हैं? फोम समझते हैं ना, जो गद्दे में लगाता है। फोम को अगर ऐसे सूखा रखेंगे तो उसका वजन बहुत कम होगा। अब पानी से उसको गीला कर देंगे तो वजन ज़्यादा होगा। मतलब उसका द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, बढ़ गया। क्या हुआ? बढ़ गया। तो बढ़ गया तो ये द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। द्रव्यमान को हम बचा के नहीं रखें तो ये द्रव्यमान संरक्षण नहीं हो रहा है यहाँ पे। वैसे तो देखा जाएगा तो वहाँ पे पानी और फोम मिल करके अपना अपना वजन देगा तो वो द्रव्यमान संरक्षण होगा। लेकिन समझने के लिए, तो द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है द्रव्यमान को सुरक्षित रखना, यानी वजन को सुरक्षित रखना। अब होता क्या है, मान लीजिए हम रस घोल रहे हैं। रस घोलने का मतलब कि शरबत बना रहे हैं। तो शरबत बनाने के लिए हम क्या करेंगे? चीनी डालेंगे और उसके बाद पानी डालेंगे। मान लीजिए कि हम चीनी 1 kg डाल दिए और पानियों लीटर में नहीं नाप रहे हैं, यहाँ पे पानी भी 1 kg डाल दिए। तो अब जो शरबत बनेगा उसका द्रव्यमान कितना होगा ये बताइए आप। देखिए, शरबत जो बनेगा, रस जो बनेगा, शरबत हमको लिखने भी नहीं आता है, देखिएगा। शरबत जो बनेगा ना वो कितना बनेगा? तो वो बनना चाहिए 2 kg। काहे 2 kg बनना चाहिए बाबू? 2 kg इसलिए बनना चाहिए कि 1 kg पानी 1 kg चीनी मिलकर के कितना हो जाएगा? 2 kg शरबत हो जाएगा। तो ये द्रव्यमान जो है सुरक्षित है, दोनों का द्रव्यमान मिलाकर के 2 kg हो रहा है और इधर भी जो प्रोडक्ट बना है वो भी 2 kg है। मतलब किसी अभिक्रिया में क्या होता है बाबू? किसी अभिक्रिया में, अभिक्रिया का मतलब हम बताए थे आपको परिवर्तन। किसी अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी बराबर रहता है। बस मतलब जितना कुल द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही कुल द्रव्यमान किसका होगा? उत्पाद का होगा। जैसे 1 kg चीनी और 1 kg पानी मिलकर के 2 kg और शरबत बना 2 kg, तो जो अभिकारक है उसका भी द्रव्यमान 2 kg और जो उत्पाद बना है उसका भी द्रव्यमान 2 kg। तो इसमें द्रव्यमान दोनों में बराबर है, अर्थात द्रव्यमान क्या है? संरक्षित है। द्रव्यमान क्या है? संरक्षित है, कायम रखना। द्रव्यमान को कायम रखना द्रव्यमान संरक्षण कहलाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अभी इसको हम लिखवाएंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व। ये जब हेडिंग डलवाएंगे ना तो उसमें हम इसको लिखवा देंगे। देखिए, पहले अब समझते हैं, अभी तो ये कॉन्सेप्ट था, अभी समझते हैं हम कि ये कंकाली रासायनिक समीकरण, ढांचा रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। चलिए हेडिंग लगाइए आप, ढांचा या कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण। ढांचा अब लिख करके लिख दीजिएगा कंकाली, कंकाली, और अब लिख करके फिर लिख दीजिएगा असंतुलित, असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अभी हम आपको समझाते हैं ये क्या होता है।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये कंकाली या ढांचा या असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। जैसे हम पानी बना रहे थे तो पानी बनाने के लिए क्या ले रहे थे, H2 हाइड्रोजन का 2 परमाणु और प्लस O2 ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु, और जब इन दोनों को मिला रहे थे ना बाबू तो क्या बन रहा था, इन दोनों के मिलने से बन रहा था जल यानी पानी H2O। अब इसमें देखिएगा ना तो इनका द्रव्यमान संरक्षित नहीं है। अब इसमें द्रव्यमान हम कैसे मिलाएंगे, हम केजी में तो मापे नहीं है कि हाइड्रोजन 2 kg ऑक्सीजन 2 kg मिल के 4 kg, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब हम एक केमिकल इक्वेशन लिखे हैं, हम प्रतीक लिखे हैं, बस प्रतीक लिखे हैं, इसमें ही नहीं मालूम चल रहा है कौन कितना है। लेकिन ध्यान से देखेंगे ना तो हमको केजी में तो ये सभी चीज़ें नहीं मालूम चलेंगी, हमको ये मालूम चलेगा कौन सा परमाणु कितना है, कौन सा परमाणु कितना है। जैसे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु इधर है और इधर ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, मतलब सब मिला के 4 परमाणु। क्या है, सब मिला के 4 परमाणु है। तो अभिकारक के परमाणु कितने हैं, 4 हैं। देखिए द्रव्यमान का मतलब बस वजन ही नहीं। अब इसमें यहाँ पे जो हम बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन, ये क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, क्वांटिटी से भी बैलेंस करेंगे। क्वांटिटी का मतलब संख्या, हम बस उसका वो देखेंगे क्वांटिटी कितना है। तो इधर देखा जाएगा तो अभिकारक की क्वांटिटी 4 है और उत्पाद का क्वांटिटी कितना है, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु और प्लस ऑक्सीजन का कुछ नहीं है तो 1 का ही परमाणु है, तो 2 1 3 परमाणु पूरा मिलके 3। अभिकारक में अभिक्रिया में अभिकारक में 4 परमाणु भाग लिए हैं, जबकि उत्पाद में हमको 3 परमाणु मिला है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, द्रव्यमान संरक्षण का पालन ये अभिक्रिया नहीं कर रहा है। अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रहा है, लेकिन हम जो इक्वेशन लिखे हैं उसमें हम द्रव्यमान संरक्षित नहीं लिखे हैं। जो भी अभिक्रियाएं यूनिवर्स में होती हैं, ब्रह्मांड में जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम लिखते हैं तो उसमें गलती कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं H2 + O2 = H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बन गया, बन तो गया, लेकिन ये जो द्रव्यमान हम इसका लिखे हैं ना वो संतुलित नहीं है। जो द्रव्यमान लिखे हैं वो संरक्षित नहीं है। इधर हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, इधर ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, लेकिन इधर हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन एगो कम हो गया है कि नहीं, एगो ऑक्सीजन कम हो गया। तो जब ऐसा समीकरण लिखा हुआ होता है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है, वो क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ढांचा या कंकाली समीकरण। इन तीनों नाम में से किसी नाम से आप पुकार सकते हैं इसको, इसका 3 नाम है। क्या क्या, ढांचा रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, तो यही है असंतुलित रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण। चलिए इसको हम लिख लेते हैं क्या होता है। इसको लिखिए, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के उत्पादों के लिखिए, उत्पाद भी एक से अधिक हो सकता है। यहाँ पे तो जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाए थे तो बस एक जल बना था, अब हो सकता है उत्पाद अलग अलग हो। जैसे देखिए क्या होता है, CaCO3 को जब गर्म किया जाता है ना तो ये टूट जाता है और क्या बनता है, CaO + CO2, तो इधर उत्पाद 2 बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 उत्पाद बन गया, 2 प्रोडक्ट बन गया। तो इसलिए ये प्रोडक्ट एक से अधिक भी हो सकते हैं, इसलिए हम इसमें क्या लिख रहे हैं, उत्पादों के द्रव्यमान, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता। ढांचा
या कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, ये है आपका इसका परिभाषा, ढांचा या कंकाली रासायनिक समीकरण का। इसका एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जो अभी लिखे थे वही लिख सकते हैं। H2 + O2 गिव्स H2O। जल हमको दे रहा है, इसमें द्रव्यमान संरक्षित नहीं है। बस ये हो गया आपका कंकाली या ढांचा या असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको देखते हैं जरा सा, थोड़ा सा इसको देखते हैं। हेडिंग लगाइए आप, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे यहाँ पे, देखिए। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये क्या होता है। अभी तक तो हम देखें कि जिसमें द्रव्यमान बराबर नहीं है, अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं ना, सब्जी तो हई तरजुई रहता है, एगो बुढ़ऊ बाबा बैठे होते हैं, अब बेच रहे होते हैं। ऐसे छोटी चुकी नहीं रहते हैं, बड़हन रहते हैं। ठीक, ऐसे तरजुई रहता है। इधर 1 kg का एगो बटखरा रखते हैं, इधर 1 kg का एगो बटखरा रखते हैं, और इधर 1 kg आलू चढ़ाते हैं, है कि नहीं। तो जब तक है बराबर नहीं आ जाता है कांटवा ना यहाँ पे, तब तक आप कहते हैं कम है, और तनि मनी अधिका होगा तो ले लेते हैं आप। ऐसा करते हैं, हम जानते हैं, ऐसा सभी लोगों के पास गुण है, आप लोगों में सबके पास। तो देखिए ये जो है तराजू, तो इसमें देखा जाए तो ये मान लीजिए अभिकारक, जो हम क्या रखे हैं, किलो जो रखे हैं, जो बटखरा रखे हैं, वो क्या है, वो है अभिकारक। अभिकारक। और ये जो हम दे रहे हैं ना, इसको मान लीजिए उत्पाद। तो ये दोनों बराबर होगा, अभिकारक बराबर उत्पाद, तब तो सही है, और नहीं तो अभिक्रिया गलती लिखाया है। अभिक्रिया गलत नहीं होता है, हम लिखते गलत हैं। तो जब तक अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता, तब तक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती। और जब कोई अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती, तो हम समझ जाते हैं कि ऐसी कोई अभिक्रिया है ही नहीं। कैसे कि कोई ऐसी अभिक्रिया ब्रह्मांड में नहीं होती, इस पूरे दुनिया में जहाँ कहीं भी जाइए, ऐसी कोई भी अभिक्रिया नहीं होती जिसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन ना होता हो। हर जगह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होगा। ऐसा नहीं है कि आप जैसे डिसिप्लिन तोड़ के चल जाते हैं कहीं भी, वैसे ही अभिक्रिया अपना डिसिप्लिन तोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं होता। अभिक्रिया के साथ ही बहुत डिसिप्लिन है, बहुत मतलब सीधा साधा लड़का जैसे कहते हैं ना, उसी टाइप का है, डिसिप्लिन अपना बनाए रखता है। चलिए देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब आपको समझ में आया कि जिसमें अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान किसके बराबर हो, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर हो। अब जैसे में हम कौन सा समीकरण लिख सकते हैं, जैसे में हम लिख सकते हैं Mg + Cl2, Mg + Cl2, मैग्नीशियम + क्लोरीन गैस। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन गैस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है बाबू, MgCl2। क्या बनता है, MgCl2। तो इसमें देखेंगे अगर आप, तो इधर मैग्नीशियम का 1 परमाणु और इधर क्लोरीन का 2 परमाणु, इधर कुल परमाणु कितना, तो 3। इधर देखा जाए तो इधर भी मैग्नीशियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु, तो 2 1 3। तो मतलब इसमें क्वांटिटी बराबर है, परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया में दोनों तरफ बराबर दिख रही है। समीकरण में परमाणुओं की संख्या बराबर दिख रही है, इसलिए ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ पे द्रव्यमान से
द्रव्यमान से आशय ये नहीं समझिएगा कि बस वजन होगा, क्वांटिटी यहाँ पे लिया जाता है। ज़्यादातर आपके सिलेबस में बस क्वांटिटी लिया गया है। अब 11th में जाएंगे तो मोलर द्रव्यमान वगैरह आता है, वो अलग बात है, उसमें द्रव्यमान लिया जाता है। यहाँ पे क्वांटिटी से समझाया जाता है कि कितने परमाणु इधर हैं और कितने परमाणु इधर हैं। जितने परमाणु इधर अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, उतना ही नियोग चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए किसी स्कूल में सुबह एंट्री के 100 बच्चे, ऐसा नहीं है ना कि 99 को निकलेंगे 100 को निकलेंगे, तो मतलब कि जितने भाग लिए थे, जितने स्कूल गए थे उतने वापस आए, एक भी कम या ज़्यादा नहीं वापस आए। तो ऐसे ही यहाँ पे जितने परमाणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में प्राप्त होंगे। यही क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसको लिख लीजिए, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। साथ साथ लिखिए, कुल द्रव्यमान के बराबर होता है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, जानते हैं क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में, इसे ट्रिक बनाने के लिए, अभिकारक क्वांटिटी, क्यू से क्वांटिटी बराबर उत्पाद की क्वांटिटी समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे राइटिंग तो नहीं बनेगा, अभिकारक की क्वांटिटी नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है उत्पाद की क्वांटिटी के बराबर नहीं है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। इसे समझने के लिए ये हम लिखवाएं एक ट्रिक, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समझेंगे। एक ही लाइन में अगर पढ़ना हो तो देख सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब हम समझेंगे, एग्जाम्पल लिखने के बाद समझेंगे कि ये जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसको कैसे सुधारें। कैसे कि अभिक्रिया तो जो हो रहा है वो बैलेंस हो रहा है, जो अभिक्रिया होता है ना रियल में वो बैलेंस्ड वे में होता है, मतलब कि जितना हम अभिकारक देंगे उतना ही उत्पाद बनेगा। लेकिन हम जो लिखते हैं समीकरण, उस समीकरण लिखते समय हमसे गलती हो जाता है, और उस गलती को कैसे सुधारेंगे तो उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। पहले इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो एग्जाम्पल अभी हम लिखवाए थे, Mg+Cl2 बराबर Mgcl2। समझ में आया, इसमें परमाणुओं की संख्या बराबर है, लिख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कैसे हम संतुलित करते हैं, ये जो हम गलत लिखे हैं इसको कैसे सुधारेंगे, H2 + O2 = H2O, इसको हम कैसे सुधारें। तो चलिए हम हेडिंग लगाते हैं, क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलिए हेडिंग लगाइए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक, देखिए रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा आपके सिलेबस में सॉल्व किया जाता है।
आपके सिलेबस में बस यही दिया है। अब जब इंटर में जाएंगे 11th में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई विधियाँ बताई जाती हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। संतुलित करने का मतलब बस दोनों ओर द्रव्यमान बराबर कर देना है, जो भी क्वांटिटी है वो बराबर कर देना है, बस कैसा हूँ बराबर कर देना है। तो अनुमान लगा के हम क्वांटिटी बराबर करते हैं। चलिए देखते हैं, इसको प्रैक्टिस से बस समझा जा सकता है, इसमें और कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करना है। देखिए जो हम पहले एग्जाम्पल लिखे थे वही देखते हैं। पहले हम एग्जाम्पल क्या लिखे थे, H2 + O2 गिव्स H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बन रहा था, जल बन रहा था, पानी बन रहा था। अब आप कहेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के पानी बना कैसे? अगर ऐसा रहता तो हम अस्कतिया हैं, बहुत ही अस्कतिया, हम यहीं पे बैठे रहते, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, कहेंगे दोनों मिल जाओ, हमको पानी दे दो, हम पी लें, तो तुरंत ही पी लेते हैं। ऐसा होता है ना, कहाँ से कि हमारे चारों तरफ जो हवा है उसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। दोनों मिलकर के पानी बनाते हैं। और जब ये मिलकर के पानी बनाते हैं तो ये हवा में मिलकर के पानी काहे नहीं बना रहे, हम गिलास में रोक लेते, पी जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो देखिए ये दोनों मिलकर के पानी तब बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के पानी तब बनाते हैं जब इनको एक्सेस अमाउंट में हीट मिलता है। मतलब इन दोनों को एक साथ रख करके बहुत तेज़ खौलाया जाता है, बहुत तेज़ एकदम गर्म कर दिया जाएगा। जब एकदम लाल हो जाएंगे सब, तब जाके दोनों मिलते हैं। दोनों मिलना नहीं चाहते हैं सब, कब मिलते हैं, जब दोनों मतलब बहुत गर्म हो जाएंगे, बहुत हीट हो जाएंगे, तो इनको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, उष्मा दिया जाता है, तब जा कर के क्या होता है, तब जा कर के जल बनता है, पानी बनता है। इसी पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल इस टाइम, हाइड्रोजन फ्यूल सेल तो नहीं, वो हाइड्रोजन ट्रेन एक आई है, उसी पे काम कर रही है, हाइड्रोजन इंजन सब इसी पे काम कर रहे हैं। H2 और O2 को मिलाइए, पानी बनाइए और ऊर्जा लीजिए, ठीक। तो इसको जला करके ऊर्जा बनाया जाता है। तो जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो पानी बनता है। जैसे कागज़ जलाते हैं तो राखी बनता है ना, वैसे हाइड्रोजन गैस को जलाना पड़ता है। जब जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना जलेगा जी, तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो ये ऑक्सीजन वहाँ जाके हाइड्रोजन से मिल जाता है। अब मिलता है तो H2O बन जाता है। समझ में आया? H2O मतलब पानी, इसमें और ही कुछ नहीं बनेगा, धुआं कुछ नहीं बनेगा, बस हाइड्रोजन। अगर प्योर हाइड्रोजन गैस आपके पास है ना, प्योर हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ मिला के जलाएंगे ना, तो उसमें धुआं कुछ नहीं बनता है, बस पानी बन जाएगा। धुआं की जगह पे क्या बनेगा, पानी, रोक के पी लेंगे। जैसे इंजन में अगर हाइड्रोजन गैस चलाएंगे तो पानी बनेगा, जिसका यूज भी हम कर सकते हैं, एकदम प्योर वाटर बनेगा। चलिए ये हम क्या कर दिए, इक्वेशन लिख दिए। जब हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो जल मिलता है। जलाने का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जैसे कागज़ को जलाया जाता है वैसे। अब इसमें देखा जाए तो ये हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है इधर अभिकारक में। लेकिन इधर देखा जाए उत्पाद में हाइड्रोजन का 2 परमाणु तो है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु गायब है, ऑक्सीजन का 1 के परमाणु है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इधर 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए गुणा करने का मतलब, जैसे H2O लिखा है ना, इसमें आगे 2 से गुणा कर दिए तो ये हाइड्रोजन का परमाणु भी अब 4 हो गया, H2। देखिए यहाँ पे लिखा है 2, तो परमाणु की ये संख्या है, 2 से गुणा किए तो क्या हो गया, 2 गुणे 2 यानी हाइड्रोजन 4 गो हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 गो हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा हुआ है, 1, कुछ नहीं है। तो कुछ अगर किसी परमाणु के नीचे नहीं लिखा हुआ है तो उसको 1 मानते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणे 1 बराबर 2, यानी ऑक्सीजन तो 2 गो हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 गो हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 गो हो गया। जब 2 से हम गुणा किए तो ऑक्सीजन 2 ठे हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, अब हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 हो गया। तो ऑक्सीजन अब इधर बैलेंस है, ऑक्सीजन अब बैलेंस है। अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इधर 4 है, इधर 2 है। फिर इधर 2 से गुणा कर दिए, क्या बन गया, बन गया 4। हाइड्रोजन इधर भी बन गया, 2 दूना 4। तो 2 गुणे 2 देखा जाए, 2 और गुणे 2 कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। तो अनुमान लगा के हम देखें कि कैसे बैलेंस हो सकता है, पहले अनुमान लगाए हैं तब जाके इसको बैलेंस किए हैं। अभी इसमें आपको नहीं समझ में आया होगा, हम समझते हैं। देखिए आप इसको समझ सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं CaO + H2O।
ये मिल करके बनता है क्या, ये मिल करके बनता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसमें ऑक्सीजन कितना था, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ठीक। इसमें हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन इसमें 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक है। ये इक्वेशन जो है बैलेंस है, तो इसमें तो हम समझा ही नहीं सकते हैं। ये इक्वेशन कैसे बैलेंस है, देखिए परमाणुओं की संख्या जोड़िए, CaO कैल्शियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु इधर, और हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का मिलकर के मान लीजिए यहाँ पे हम 2 लिख दिए। ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के यहाँ पे हम मान लीजिए 2 लिख दिए। देखा जाए कैल्शियम का एक इधर है, एक है, ठीक है। कैसे देख रहे हैं बैलेंस है कि नहीं, ये दिखा रहे हैं हम आपको। कैल्शियम का इधर एक है, इधर एक है, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कोष्टक में बंद करके 2 से गुणा किया गया, मतलब ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है, एक है तो 2 से गुणा हुआ है, 2 एक अनंत 2, तो ऑक्सीजन 2 है। समझ सकते हैं। देखिए अगर आगे से भी गुणा कर देंगे तभी भी O2 हो जाएगा, तभी भी मतलब ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। और ऐसे कोष्टक लगा के गुणा कर देंगे तो इसको होल ट्वाइस बोलते हैं, तभी भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, मतलब 2 से गुणा करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2 है और हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो 1 2 है 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है। तो देखा जाए तो ये इक्वेशन बैलेंस है। लेकिन हम यहाँ पे दिखाए हैं आपको कि अगर OH लिखा हुआ हो, अगर OH का होल ट्वाइस, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये के वो परमाणु है। ट्वाइस का मतलब दुगुना है, एक गो का दुगुना, एक गो का दुगुना मतलब 2 है। समझ में आया, 2 से गुणा हुआ है H2O में, तो इसका मतलब नहीं कि ये बस 2 से गुणा हुआ है H2O 2 है, बस H2O 2 नहीं है। H2O 2 होने के लिए क्या हुआ है, H2 गुणे 2 यानी H4 हो गया है, मतलब 4 गो परमाणु हो गया है। और यहाँ पे O के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 गुणे 1, 2 से 1 में गुणा करेंगे। जो भी आगे अंक लिखा होता है उसका गुणा करते हैं ये परमाणुओं की संख्या से, ठीक। समझ में आया। तो यहाँ से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यानी संतुलित करते हैं। ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का विधि है। चलिए, ये आपको पहला एग्जाम्पल हम बताए हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल आप कैसे इसको बैलेंस करेंगे, सेम उसी टाइप का दे रहे हैं। Na ये क्या है, सोडियम है। Cl2 ये क्या है, Cl2 क्या है, तो Cl2 जो है क्लोरीन गैस है। अब जब Na और Cl2 मिलते हैं तो क्या बनता है, NaCl। क्या बनता है, NaCl। लेकिन ये देखा जाए तो ये अनबैलेंस्ड है, यानी कि ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। कैसे कि इधर जितना परमाणु है उधर उतना नहीं है। देखिए सोडियम का 1, कैल्शियम का क्लोरीन का 2 परमाणु, 2 1 मिलकर के 3। इधर सोडियम का 1 और क्लोरीन का भी 1 1 मिलकर के इधर 2 हो रहा है, मतलब परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। बराबर कौन नहीं है, अब देखना है बराबर नहीं है तो कौन परमाणु बराबर नहीं है। पहले देखिए इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 1 है, ठीक है। सोडियम बराबर है, सोडियम को छोड़ दीजिए, Na बराबर है दोनों तरफ। क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, मतलब यानी क्लोरीन एगो कम है। किससे गुणा करें कि क्लोरीन 2 हो जाए, तो जब 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 ये रह जाएगा, मतलब क्लोरीन 1 है, 2 से गुणा कर दें तो क्लोरीन 2 हो जाएगा। तो हम इधर क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर दिए, क्लोरीन 2 हो गया। इसे बैलेंस किया जाता है, बैलेंस करने का ही तरीका है। क्लोरीन 2 परमाणु हो गया, लेकिन साथ साथ ही गुणा दोनों में हुआ है ना, तो दोनों में होने की वजह से सोडियम भी 2 हो गया है, सोडियम भी 2 हो गया है। समझ रहे हैं, जब गुणा किए हैं तो सब पूरा मॉलिक्यूल में ही किए हैं, पूरा मॉलिक्यूल में किए। और जब पूरा मॉलिक्यूल में किए हैं, नमक है, ये NaCl जो है नमक है, नमक का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में जब हम 2 से गुणा किए हैं तो सभी परमाणु 2 हो गए हैं। Na का भी 2 और Cl का भी 2। तो Cl यहाँ पे अब देखिए, अब नया लिखिए, अब क हो गया, Cl 2 हो गया और Na 2 हो गया, गुणा करने के बाद हुआ है। अब इधर देखा जाए तो ये 2 2 4 हो जा रहा है। अब इधर बैलेंस करना है, इधर बैलेंस करना है। कैसे कि इधर बैलेंस किए हैं तो ये अधिक हो गया। कौन बराबर है,
Cl बराबर है Cl2 है, उधर भी इधर भी 2 है, इधर Na1 है, इधर Na2 है, यानी Na में अगर 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, Na इधर 2 हो जाएगा, बस Na ही इधर 2 होगा। अब ये 2 2 मिलकर के 4। तो बस देखना है कि कैसे हम बराबर करें दोनों तरफ, बस ये देखना है कि बराबर कैसे करें। और ये देखना, पहले देखिए दोनों तरफ कितने कितने परमाणु हैं, कितने की कमी हो रही है, कमी नहीं है। अगर दोनों बराबर हैं तो ये बैलेंस इक्वेशन है, अगर बराबर नहीं है तब क्या होगा, ये अनबैलेंस है। बराबर है तो बैलेंस, बराबर नहीं तो अनबैलेंस। अब बराबर नहीं है तो देखना है कौन परमाणु बराबर नहीं है। जो परमाणु बराबर नहीं है वो कितना है आखिर। मान लीजिए 2 है, तो 2 करने के लिए इस मॉलिक्यूल में हमको कितना से गुणा करना पड़ेगा, ये देखना है हमको। तो कितना से गुणा करना पड़ेगा ये देख लेते हैं, उससे गुणा कर देते हैं। फिर देखते हैं गुणा करने की वजह से कोई जो परमाणु है बढ़ा तो नहीं है, बढ़ा है तो फिर उधर जाके अभिकारक में देखते हैं कि इसको कैसे गुणा करें कि फिर से ये जो है बराबर हो जाए। कैसे हम अभिकारक में गुणा करें कि ये बराबर हो जाए अभिकारक का भी परमाणु, ठीक। तो ये ऐसे समझ में आता है, ऐसे देखना पड़ता है आपको, तब जाके केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है, ऐसे नहीं बैलेंस हो पाता है। अनुमान लगाना पड़ता है, दिमाग लगाएंगे तब होगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। तीसरा हम इक्वेशन आपको देते हैं, आप सॉल्व कीजिए। कौन सा इक्वेशन हम देते हैं आपको, H2O हो गया, MgCl2 हो गया। MgCl2 देखिएगा क्या है, Mg + Cl2, ये मिलकर के MgCl2। तो ये क्या है, ये देखा जाए तो बैलेंस है। Mg का 1, Cl2 का 1, 2 1 मिलकर के 3। Mg का इधर 1, Cl2 का 2, 2 1 मिलकर के 3। समझ में आया। अब चाहे तो इधर बैलेंस दिखाने के लिए 1 1 से गुणा कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में 1 से गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं आता। अभी भी Mg 1 के है, Cl2 2 गो है, Mg इधर भी अभी भी 1 के है, Cl2 2 गो है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस है फिर भी इसको बैलेंस किया जा सकता है। एक हम आपको देते हैं, अब इसका जो होमवर्क है हम आपको देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप इसको घर पे कीजिएगा तब आपको अच्छे से क्लियरेंस होगा। कई सारे होमवर्क देंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए K + Cl2 मिलकर के बनाता है KCl। क्या बनाता है, KCl। इसको बैलेंस करना है आपको, क्वेश्चन है, ठीक। दूसरा, पहला ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है CaCO3 जब इसको गर्म किया जाता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो CaO + CO2 में टूट जाता है। इसको बैलेंस कर, ये हम नहीं बताएंगे कौन सा बैलेंस है पहले से। देखिए कोई इक्वेशन पहले से ही बैलेंस होता है, कोई इक्वेशन पहले से ही बैलेंस होता है। तो वो बैलेंस इक्वेशन, जैसे ये MgCl2 वाला पहले से बैलेंस है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण भी है और ये कंकाली रासायनिक समीकरण भी है। कैसे कि इसके अलावा और कुछ हम लिख ही नहीं सकते। इसका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है वो यही होता है, MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, MgCl2। तो MgCl2 ही हम लिखेंगे। तो ये लिखने की वजह से ये बैलेंस है। देखिए कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण में हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे H2 जो है हाइड्रोजन की एक मॉलिक्यूल का सूत्र है, एक अणु का सूत्र है, और ऑक्सीजन की एक अणु का सूत्र O2 है, और ये मिलकर के H2O बनाते हैं। H2O की एक अणु का सूत्र क्या है, H2O। लेकिन जब हम सबका देखिए रासायनिक समीकरण पहले लिखते हैं ना, तो हम सभी यौगिकों का संकेत या सूत्र लिखते हैं। रासायनिक समीकरण पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि जब भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे उसमें यौगिकों का या अणुओं का सूत्र लिखेंगे या उसका प्रतीक लिखेंगे। जैसे यहाँ पे प्रतीक का मतलब Na प्रतीक है, और सूत्र क्या है, Cl2 क्या है, सूत्र है। किसका सूत्र है, क्लोरीन की एक मॉलिक्यूल का, क्लोरीन की एक अणु का सूत्र है। समझ में आया। तो ये सूत्र है Cl2 और Na जो है प्रतीक है। ऐसे Cl बस लिख दिए होते तो ये Cl प्रतीक है, लेकिन Cl2 क्या है, प्रतीक का मतलब संकेत। Cl2 क्या है, अणु सूत्र है।
तो जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं अणु सूत्र के साथ लिखते हैं, और जब अणु सूत्र जब लिख देंगे उसके बाद केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसको हम ढांचा या क्या बोलते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। और जब हम सूत्र लिख देते हैं और केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तो उसको क्या बोलेंगे, ये कंकाली रासायनिक समीकरण भी है और बैलेंस रासायनिक समीकरण भी है। जैसे ये इसका सूत्र ही लिखे हैं, Mg का संकेत होता है, Cl2 जो है इसका सूत्र होता है, MgCl2 बन गया, ये भी सूत्र है। तो जब हम केमिकल इक्वेशन सूत्रों के द्वारा लिखे और ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तो ये बैलेंस भी है, साथ ही साथ कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण भी है, दोनों एक ही है ये, ठीक। लेकिन ये सभी क्या है, इसमें अलग है। ये जो है ये कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण है, और जो बैलेंस किए हैं H2O में 2 लगाए हैं, ये बैलेंस रासायनिक समीकरण है, ये अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसा है कि ये आपको समझ में आया। चलिए, ये आपको हम क्वेश्चन दिए कुछ, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और फिर इसको क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा और फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक से भी आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक से प्रैक्टिस करना बहुत मतलब और अच्छा रहेगा। जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन देगा वही आएगा। तो ये आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। CaCaO प्लस H2O, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। इसको बैलेंस कीजिएगा, देखिएगा बैलेंस है कि नहीं, इसको बैलेंस करके देखिएगा बैलेंस है कि नहीं। इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे तीसरा रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तीसरा रासायनिक समीकरण Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl ये बनता है क्या, ZnCl2, ठीक। और फिर क्या बनता है, फिर बनता है H2 गैस बनता है, H2 गैस ऊपर उड़ जाता है। तो इसको आप बैलेंस कीजिएगा और सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अपनी बुक से, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जब नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बताएंगे, आप कमेंट में भी बता सकते हैं जो नहीं समझ में आए उसको इक्वेशन को लिख देंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे कैसे इसको बैलेंस किया जाएगा, ठीक। तो इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, ये हम रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किए हैं, उसका महत्व क्या है, हमारे जीवन में उपयोग क्या है, यही हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनाप्रद बनाया जाता है। मतलब इसमें देखिए, इसमें मालूम नहीं चल रहा है कि कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कौन किस अवस्था में है, ये हमको मालूम नहीं चल रहा है, तो हम इसको भी मेंशन करेंगे। इसमें ये नहीं मालूम चल रहा है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हीट किए हैं, तो ये भी हम मेंशन करेंगे। तो ये जब मेंशन करेंगे तो उसी को बोलेंगे कि रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनाप्रद बना रहे हैं, वो और अधिक हमको इन्फॉर्मेशन दे, इस टाइप का बना रहे हैं। अभी हम रासायनिक समीकरण बनाना सीख रहे हैं। देखिए, अभी पहले क्या बनाए थे, सूत्र से बनाए तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो सूत्र को फिर बैलेंस करने के लिए क्या किए, गुणा करना पड़ा आगे किसी भी संख्या से, तो ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण बना। अब संतुलित रासायनिक समीकरण बना लिए तो हमको पता चल रहा है कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये अभिक्रिया कराने के लिए बहुत ज़्यादा हीट लगता है, और हीट जो है जहाँ पे हमको समीकरण में दिख ही नहीं रहा है, तो हम इसको कैसे मेंशन करें, तो इसको मेंशन करेंगे, तब जा करके कहीं केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से तैयार होगा। अभी धीरे धीरे जैसे मकान बनता है तो धीरे धीरे ईंट रख के दीवार बनता है, दीवार के बाद छत बनता है, छत के बाद फिर फर्श होता है, तो वैसे ही केमिकल इक्वेशन को धीरे धीरे हम बना रहे हैं, धीरे धीरे इसको बिल्डअप कर रहे हैं। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखेंगे, नोट्स मिल जाएगा। लेकिन हम कहते हैं आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, बहुत बेटर रहेगा, बेटर रिजल्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।